नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्थानीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचार्य। आज इतिहास के तृतीय वर्ष के कक्षा के अंतर्गत मैं बात करने जा रही हूँ ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय प्रदेशों में जो भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई उन्हीं में से एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को जानने से पहले इस रैयत शब्द का अर्थ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अर्थ को आप समझ जाते हैं तो इतिहास का अध्ययन, उसे याद करना, मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाता है। मुग़ल काल में रियाया शब्द जो है वो प्रजा के लिए काम में लिया जाता था। रियाया यानी आम प्रजा। रियाया से ही रैयत शब्द की उत्पत्ति हुई है, चूँकि उस समय बहुसंख्यक प्रजा कृषि पर निर्भर थी, खेतीबाड़ी करके ही अपना जीवन यापन किया करती थी। इस कारण रैयत शब्द जो है किसानों के लिए काम में लिया गया है। अब ये व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी, इसको जानना ज़रूरी है। ब्रिटिश द्वारा डायरेक्ट रूल्ड, अब यहाँ जो है देशी राज्य जो हैं, जैसे राजस्थान के अधिकांश राज्य हैं या हैदराबाद का राज्य है, ये सारे राज्य को हटा दो। उसके बाद में जो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित क्षेत्र थे, उनका कुल 51% हिस्सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आया करता था। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। यानी बहुत बड़ा, आधे से ज़्यादा हिस्सा इस व्यवस्था के अंतर्गत आया करता था। अब इस व्यवस्था के जनक किसे कहा जाते हैं? सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की थी कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में। इसमें उन्होंने जो है थॉमस मुनरो का सहयोग मिला, तो इन दोनों को ही जो है हम इसका जनक मान सकते हैं। बम्बई में विनगेट, गोल्डस्मिथ, एल्फिंसन, इन सब ने मिलकर के एक सर्वे तैयार किया और बम्बई प्रांत, जिसमें गुजरात का भी हिस्सा आ रहा है, जब बम्बई की बात कर रही हूँ तो दिमाग में ज़रूर रखें कि गुजरात का भी इसमें बड़ा सा हिस्सा आ रहा है। यहाँ ये व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, टोटल 51% क्षेत्र है। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब यहाँ जो है इस व्यवस्था की विशेषता क्या थी? यहाँ जो है भूस्वामी, जैसे ज़मींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों को भूस्वामी माना गया था। इसमें कृषकों को ही ज़मीन का स्वामी मान लिया गया। और भू राजस्व जो है 33 से 55% के बीच में निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था में किसानों को कैश में, नकद में फसल को बेचकर जो पैसा मिल रहा है वो लगान के रूप में, भू राजस्व के रूप में देना था। यहाँ किसी भी मीडिएटर की भूमिका से इनकार कर दिया गया। साथ ही साथ एक व्यवस्था और की गई कि स्थायी बंदोबस्त में तो लगान की मात्रा निश्चित थी, फसल में सरकार का हिस्सा जो है निश्चित था। हिस्सा मतलब राशि कितनी दी जाएगी वो निश्चित थी। यहाँ ये पैटर्न नहीं था। यहाँ लगान में बढ़ोतरी और उसमें कमी होना आसान था, संभव हो गया था। अब इस व्यवस्था से कंपनी को क्या फ़ायदे हुए? तो पहली चीज़ तो कंपनी को ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ उनकी एक फिक्स थी स्थायी बंदोबस्त में तो दर, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाती है, वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जाते हैं। जब उसके अनुपात में कंपनी की आय नहीं बढ़ रही थी तो उन्होंने इस व्यवस्था को ज़्यादा श्रेयकर माना और इसको शुरुआत तो हालांकि 1792 में कर दी गई थी इसकी, लेकिन इसको अधिकांश भारत में अपनाया गया। दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि हम तो किसानों से ही डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर रहे हैं, किसानों को ज़मीन का स्वामी मान रहे हैं, तो उससे क्या होगा? किसान जो हैं उनको लगेगा कि जो एक्सेस में अगर फसल का उत्पादन होता है तो उससे हमें फ़ायदा होगा, तो वो भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कई प्रयास वो करेंगे जिससे कि भूमि की क्वालिटी जो है, उत्पादकता जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। अब इस व्यवस्था से हानियाँ क्या क्या हुई, इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें
आप आम जीवन में भी देखते हैं। मैं कुछ उदाहरणों द्वारा समझाती हूँ आपको। यहाँ क्या हुआ कि फसलों के जो दर थी, जैसे गेहूँ है, हर एक की दर जो है, उन्होंने क्या किया, हर फसल जब मार्केट में नई नई आती है तब उसकी कीमत कम होती है। इसका एक उदाहरण आप प्याज, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो कि गर्मियों के मौसम में जब प्याज आते हैं तो हम लोग 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो इस दाम से ख़रीदते हैं। और वही प्याज आप देखेंगे सर्दियों में कई बार सैकड़ों का आंकड़ा भी छू लेते हैं, 3 अंकों में भी उनकी मूल्य का हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब उन्होंने तय किया कि लगान कितना लिया जाएगा, तो उन्होंने जो है पीक पर फसल जो थी उसकी दर को रखा। और जबकि वास्तव में किसानों को जैसे ही फसल आती थी उसके कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर लगान देना पड़ता था। तो किसान बेचारे अपनी फसलों को आधे पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। पहली चीज़ तो ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जब फसल आती है तब उसकी रेट कितनी होती है और बाद में कितनी हो जाती है। उससे पहले किसानों को मुगल काल तक छूट थी कि वो आप चाहे अपनी जो है नकद में, कैश में देना चाहे लगान, या अनाज के रूप में देना चाहे, उसके लिए वो फ्री थे। लेकिन यहाँ ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो बेचारे किसान जो है उनको समझ ही नहीं आता था कि वो क्यों गरीब होते जा रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा कारण उसके पीछे ये था। दूसरी इस व्यवस्था में खामी ये थी कि पुराने समय तक मौर्य शासक, गुप्त शासक, चाहे शुंग शासक रहे हों, सल्तनत काल रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, अकबर रहा हो, औरंगज़ेब रहा हो, सभी के काल में जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि अकाल है, बाढ़ है, महामारी है, या फसलों में कोई रोग लग जाता था, तो लगान की वसूली कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती थी। उसको कुछ वर्षों में इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में चुकाने की सुविधा थी। साथ ही साथ अगर बहुत ही ज़्यादा आपदा होती थी तो राज्य जो है लगान कई बार माफ़ कर दिया करता था। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था थी नहीं। राज्य को तो सिर्फ अपने खजाने भरने से मतलब है, आम जनता की तकलीफ़ों से, कष्टों से उसे कोई लेना देना नहीं था। ये एक ऐसी सरकार थी जो किसानों के पसीने से चलती, और ये किसानों का पसीना और खून आगे चल कर के ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध करने में काम में आने वाला था, अपने देश को काम में आने वाला नहीं था। तीसरा ये था कि लगान की दर बहुत ज़्यादा थी। कहने को जहाँ 33% थी, वहाँ बेचारे किसान का 50% तक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फसल को हाथों हाथ जब बेचना पड़ता था तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त फसल की दर बहुत कम हुआ करती थी बाज़ार में। और जहाँ 50 था वहाँ 70-80% तक दर चली जाती थी। तो बेचारे किसान क्या क्या करते थे, जब लगान देने में आपदा आ गई, दिक्कत हो गई, तो किसान जो है भागा करता था अपने गांव में जो अमीर साहूकार हैं, चेट्टी हैं, बनिए हैं, जो कि यही काम किया करते थे ब्याज पर उधार देने का। जब ये अनपढ़ किसान एक बार इनके पास चला जाता था तो ये बड़ी ही दुविधा में फंस जाते थे। ना तो उनको ये पता होता था कि उन्होंने कितना ऋण लिया है, ब्याज की दर क्या है, और अनपढ़ व्यक्ति को जब बाद में बताई जाती थी ये सारी दरें जब वसूली के समय, तो बेचारे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। उनको लगता था कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। एक बार जो किसान ऋण के दुष्चक्र में फंस गया, वो और उसकी कई पीढ़ियाँ उससे बाहर नहीं निकल पाती थी। तीसरा, इस व्यवस्था में जो है भूमि को स्थानांतरणीय बना दिया गया, यानी अगर कोई किसान अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। अब अभी भी भारतीय मानसिकता ये हुआ करती है कि अपनी ज़मीन को बहुत कष्ट आने पर ही बेचा जाता है, ऐशो आराम के लिए कोई भी व्यक्ति बेचना पसंद नहीं करता है। तो अगर किसी किसान की फसल खराब हो गई, उसके परिवार में खर्चा हो गया, जैसे मृत्यु है, जन्म है, विवाह है, ऐसे आयोजनों में भी लोग दिल खोल करके भारतीय खर्चा करते हैं। तो ऐसे में उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता था अपनी ज़मीन बेचने के अलावा, या तो उधार ले, और जब उधार बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता था, ऋण की मात्रा इतनी हो जाती थी कि चुकाना संभव नहीं हो पाता था, तो कई किसान अपनी ज़मीनें बेचते चले जाते थे। तो ज़मीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती चली गई, और यहाँ एक तरफ से उद्योग धंधे बंद हो रहे थे तो भारतीय जनता जो है भूखों मरने को छोड़ दी गई। यहाँ एक ये भी हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें जैसे गन्ना है, जूट है, कपास है, इनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, और किसानों को भी लगता था कि इससे फसलों में पैसा ज़्यादा आता है। इसकी वजह से क्या होता चला गया कि पूरे भारत में अनाज की कमी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई। इस कारण बार बार अकाल पड़े
अकाल से मेरा मतलब ये नहीं है कि बारिश कम हुई, अकाल से मतलब ये है कि अनाज की मात्रा कम होती चली गई, पैदावार कम होती चली गई, जिससे कि गरीब लोग जो है वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। इस तरह से जैसे स्थायी बंदोबस्त ने किसानों के कष्टों में वृद्धि की, वैसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी यही था। अगर किसान समय पर लगान नहीं चुकाते थे तो कई सारे अंग्रेज़ लेखकों ने ही लिखा है कि किस तरह से उनका अपमान किया जाता था, उन्हें उकड़ू बैठा दिया जाता था। कहते हैं कई बार ऐसा होता था कि घुटनों के बीच में ईंट रख करके उनको बैठने पर मजबूर किया जाता था। घंटों उन्हें टॉयलेट, शौच आदि जाने की सुविधा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा हड्डी या जो भी अशुद्ध पदार्थ हैं वो उनके गले में टांग करके उन्हें गांव में घुमाया जाता था। तो इस अपमान से बचने के लिए बेचारे किसान या तो ऋण के दुष्चक्र में फंसते, और ऋण के दुष्चक्र में नहीं फंसते तो अपनी ज़मीनों को खोते चले गए, और किसान जो है अपनी ही ज़मीन पर एक खेतीहर मजदूर बन करके रह गए। ये थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव। बच्चों, आज दूसरी जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी है। अगले टॉपिक में तीसरी जो भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी है उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप इस व्यवस्था को एक बार मैंने समझा दिया है, आपके पास जो भी किताब उपलब्ध हो उन किताबों में एक बार पढ़ करके इसको रिवाइज़ करें, इम्प्रोवाइज़ करें, ताकि आपका इतिहास के संबंध में ज्ञान तो विस्तृत हो ही हो, साथ ही साथ आपके भावी जीवन में जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं दें उसमें आप एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में, बेहतर परीक्षार्थी के रूप में शामिल हो सकें। इतना ही कहकर अपने शब्दों को मैं विराम दे रही हूँ। जय हिंद।